आज हमारा जो मेन काम है वो इस लोब के साथ है कि जब वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था या रिलैक्स कर रहा था तो इधर प्रेशर वॉल्यूम जो लूप है उस पर क्या चेंजेस आ रही थी। देखो उधर इसने क्या लिया है, ये जो वाई एक्सिस है उस पे उसने ले लिया लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर। मींस के जैसे जैसे हम इधर ऊपर जा रहे हैं लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा ही है ना। देन नीचे उसने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, लेफ्ट वेंटिकल का वॉल्यूम। मींस के इधर वो हमें शो करेगा कि वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे ही है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। मींस के जो लाइन इधर जाएगी वो क्या शो कर रही होगी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब हम शुरू करते हैं अपनी कार्डियक साइकिल। देखो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये आ गया लेफ्ट एट्रियम, ये आ गया लेफ्ट वेंटिकल। तो इन दोनों के दरमियान में जो वॉल्व होता था उसका हमने क्या नेम दिया था, माइट्रल वॉल्व। ठीक है, माइट्रल वॉल्व इधर होता है ना, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड तो इधर होता है राइट साइड पे। तो इधर हमारा कौन सा वॉल्व था, माइट्रल वॉल्व। तो देखो माइट्रल वाल्व वॉल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है। माइट्रल वाल्व कब क्लोज होता है, जब हमारा लेफ्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाता है। अब देखो जब ये लेफ्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, जब ये लेफ्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पता है ब्लड ने कहाँ पे आना है, एओर्टा में। तो एओर्टिक वॉल्व तो बंद था, एओर्टिक वॉल्व क्या था, बंद था। अब ये वाला जो सारा ब्लड है ये आके स्ट्राइक करेगा कहाँ पे, एओर्टा पे। जब ये एओर्टिक वॉल्व पे स्ट्राइक करेगा तो ये एओर्टिक वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, एओर्टा में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी को कि इस ग्राफ पे उसने कैसे ड्रा किया है। जब क्या हुआ, माइट्रल वॉल्व, ये वाला वॉल्व जो है वो क्लोज हुआ, माइट्रल वाल्व क्लोज हुआ तो हमारे लेफ्ट वेंटिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। मींस कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो लेफ्ट वेंटिकल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे ही है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो लेफ्ट वेंटिकल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये लाइन ऊपर जाएगी। तो देखो लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर, ये एरो शो कर रहा है कि प्रेशर इधर तक क्या हुआ है, बढ़ गया है। देन क्या होता है, देन क्या होता है कि ये वाला जो एओर्टिक वॉल्व था ये अब क्या हो गया, ओपन हो गया। इट मींस कि ये जब एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा तो इधर जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा लेफ्ट वेंटिकल में। मैं इधर अच्छी फॉर एग्जांपल डायग्राम बना लेता हूँ। ये आपका हार्ट आ गया, ये इधर से एओर्टा निकल रही है ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि ये वॉल्व जो है वो ओपन हो गया, ये एओर्टिक वॉल्व क्या हुआ है, ओपन हो गया। तो इधर से ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, एओर्टा में। इट मींस कि इधर लेफ्ट वेंटिकल में वॉल्यूम क्या हुआ है, अब कम हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस साइड पे जाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ये आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम की है ना। मींस के अब क्या होना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जैसे कि हमने देख लिया। तो ये वॉल्यूम कब कम होना शुरू हुआ, जब एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ। जब ये वाला वॉल्व ओपन हुआ उसी वक्त तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आना किस में शुरू हो गया, एओर्टा में। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया कौन सा, जहां भी एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा उधर ही क्या है कि वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली आप एरो देख सकते हो 2 नंबर वाला एरो के, अब क्या हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। अब क्या है कि देखो सारा वाला ब्लड जो है ना वो इधर आ गया किसमें, एओर्टा में। मोस्ट ऑफ द ब्लड एओर्टा में चला जाएगा। बाकी जो इधर बच जाता होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो बच जाता होता है, ये क्या थी, सिस्टली थी ना, सिस्टली एंड होगी। अब फॉर एग्जांपल ये इधर तक आके एंड होगी सिस्टली, इधर तक हमारा सिस्टोल जो है ना ये वाला, ये फॉर एग्जांपल हमारा जो भी बना था ना वो था सिस्टोल की कर्व बन गई। अब क्या होना है कि ये वाला वॉल्व कौन सा, एओर्टिक वॉल्व बंद हो जाना है। एओर्टिक वॉल्व बंद हुआ तो अब ये वाला वेंटिकल हमारा क्या करना शुरू हो जाएगा, रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये रिलैक्स होता है तो कहां से ब्लड आता होता है, आपको पता है कहां से, माइट्रल वॉल्व से। माइट्रल वॉल्व से इधर क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां पे आना शुरू हो जाता होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हम इसी चीज को देखते हैं। देखो इधर क्या हुआ, एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो गया। एओर्टिक वॉल्व क्लोज हुआ तो हमारा ये जो था ना, क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो रिलैक्स होना शुरू हो गया। तो ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, ये देखो ये सारा रिलैक्स कर रहा है। जब रिलैक्स कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर प्रेशर अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि इधर प्रेशर तो कम हो रहा है, इधर प्रेशर तो कम हो रहा है, ये वाली लाइन प्रेशर तो कम को शो कर रही है, लेकिन ये देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रह रहा है ना, वॉल्यूम तो यही रह रहा है। ऐसा ही है कि नहीं है। तो देखो जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो इसको हम कहते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। मींस के वॉल्यूम सेम रह रहा है, रिलैक्सेशन हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है ना तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर ऊपर से ये वाला वोल्व ओपन होगा, कौन सा, माइट्रल वोल्व। तो देखो जब तक वोल्व ओपन नहीं होगा इसके अंदर वॉल्यूम का कोई चेंज आएगा, देखो क्यों, क्यों देखो ये वाला वॉल्व भी बंद है, ये वाला वॉल्व भी बंद है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है क्योंकि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। तो यही देखो
हमारा इसको हम क्या कह देते हैं, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। देन ये जब थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो ये वाला वोल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कौन सा, हमारा माइट्रल वोल्व ओपन हो जाएगा। तो जब माइट्रल वोल्व ओपन होता है तो ब्लड कहां से आना शुरू हो जाता है, लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो देखो अब इधर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, ऐसे ही है ना, वॉल्यूम क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो ये देखो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ये वाला एरो कहां पे जाएगा, इस साइड पे जाएगा ना। तो ये देखो वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये पूरी एक साइकिल चलती रहेगी। ऐसा ही है कि नहीं है। देन अब देखो ये जो डायस्टोल के दौरान जब हमारा क्या था, वेंटिकल रिलैक्स कर रहा था, डायस्टोल के दौरान जो लेफ्ट वेंटिकल के अंदर ब्लड आ रहा था, तो जब डायस्टोल खत्म होती है, जब डायस्टोल खत्म होती है तो उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। उसे हम क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इट मींस के ये जो इधर हमारे पास वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है ये वाला, तो वो क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, क्योंकि इधर डायस्टोल क्या हो गई है, खत्म हो गई है। और ये वाला जो वॉल्यूम था, ये वाला वॉल्यूम कौन सा था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था। ये वाला कौन सा था, एंड जब सिस्टोल खत्म हुई थी उसी वक्त तो हमारे पास ये वॉल्यूम आया था। और ये वाली जो कर्व आ गई वो आ गई हमारे पास आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की। मींस के वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, दोनों वॉल्व क्या है, बंद है। ऐसे ही है कि नहीं है। और ये वाली जो कर्व आ गई, दूसरा ये वाली जो लाइन आ गई वो कौन सी आ गई, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम उस वक्त चेंज होता था जब ये वाला वाल्व, एओर्टिक वाल्व ओपन होता था। तो देन देखो आपने देख लिया कि वॉल्यूम चेंज हो गया। ओके हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये तो सारी चीजें हमें पता चल गई कि ये वाली जो उसने लूप वगैरह बनाया हुआ है ये कैसे बनाया हुआ है। अब हम इसी से कुछ चीजें निकालते हैं। ये इधर जो वॉल्यूम था उसको हमने क्या कहा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मींस के ये डायस्टोल इधर क्या हुई थी, एंड हो गई थी। ऐसे ही है। तो इसका हम एक और नेम भी तो कहते होते थे, इसको हम प्रीलोड भी तो कहते होते थे। मींस के कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो हार्ट पे लोड होता था उसको हम क्या कहते थे, प्रीलोड कह देते होते थे। तो ऐसे ही है, तो इसको मैं कह सकता हूँ प्रीलोड। देन अब देखो हमें जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता था कहां से निकालने के लिए, ब्लड को ये फॉर एग्जांपल आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर से ब्लड को निकालने के लिए जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता था उसी हम क्या कहते थे, आफ्टर लोड। अब देखो इधर से ब्लड कहां पे जाना चाह रहा है, एओर्टा में, ठीक है। और ये वाल्व ओपन इसको करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस उसको सामना करना पड़ेगा। तो जब ये इस प्रेशर तक पहुंचा, मींस के कौन से प्रेशर तक, ये वाला, ये आप देख सकते हो 80 वाले प्रेशर तक पहुंचा। मींस के जब इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ मोर देन एओर्टा से प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को मैं कह सकता हूं आफ्टर लोड। मींस के इसे ये क्या करना पड़ा, ये वाली रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा ना। ऐसा ही है कि नहीं है। आगे मैं आप लोगों को कुछ कंडीशन बताता हूं जिसमें आफ्टर लोड इंक्रीज होगा। ये बल्कि देखो ये वाली जो लाइन है, ये देखो इधर ये वाला कोना कहां पे पहुंचा हुआ है, इस कंडीशन में क्या है कि आफ्टर लोड इंक्रीज कर गया तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास ऊपर पहुंच गया है, ठीक है कि नहीं ठीक। ये इस तरह हमने इन चीजों को इंटरप्रेट करना है। अब और देखो इधर हमारे पास था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इधर हमारे पास क्या था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो आपको पता है मैं जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकालता होता हूं तो मेरे पास जवाब क्या आ जाता होता था, स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाता होता था ना। मींस के जो इधर से ब्लड निकल रहा होता था कहां पे जा रहा होता था, एओर्टा में जा रहा होता था, तो उसको हमने क्या कहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो उसका फार्मूला क्या था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मींस के एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, फॉर एग्जांपल हमारे पास 120 था। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना था, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 50 था, ठीक है। इट मींस के जब मैं 120 में से कितने निकालूंगा, 50, तो मेरे पास जवाब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 70, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम जो है ये इन दो लाइनों के दरमियान ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये देखो ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब देखो अगर ये वाला जो हमने कर्व सी बनाई है, ये पूरा दायरा सा बनाया है, जो लूप सा बनाया है, अगर ये इधर बढ़ जाएगा, अगर ये इधर बढ़ जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, ये देखो ये वाला बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम अब क्या हुआ है, बढ़ गया है। आप देख सकते हो ना, ये लाइन जितनी लंबी होगी, सिंपल सा याद रखो, ये वाला जो क्या कहते हैं हमने लूप बनाया, ये जितना चौड़ा होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इधर हमने प्रेशर कितना लिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना लिया, 120 ना। इस लाइन पे क्या है कि 120 है इधर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इधर हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है 140, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 140 में से माइनस कर देना है। ये देखो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इधर 50 था ना, तो इट मींस के इधर तकरीबन कितना होगा, 30 होगा फॉर एग्जांपल। तो आपने 140 में से कितना निकाल दिया, 30 निकाल दिया, तो 110 जवाब आ गया। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि स्ट्रोक वॉल्यूम आपका अब क्या हुआ है कि कितने से 70 से कितना बढ़ गया, 70 से 110 पे पहुंच गया। तो ये आपको पता चल गया कि जितना जो लूप है वो चौड़ी होगी उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। वो हमने फार्मूले से निकाल के देख लिया। और जितना ये वाला कोना ऊपर होगा उतना आफ्टर लोड ज्यादा होगा। देखो कौन सा कोना, ये वाला,
और ये जो कॉर्नर मैंने आप लोगों को बताया, ये कॉर्नर जितना ऊपर होगा आप लोग देख सकते हो उतना आफ्टर लोड क्या होगा, ज्यादा होगा। देन ये क्या था, हमारा प्री लोड था। इट मींस के ये जितना इधर होगा उतना प्री लोड ज्यादा होगा। ऐसा ही है कि नहीं है? मींस के इधर वॉल्यूम ज्यादा है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा है। और ये था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इट मींस के ये जितना इस साइड पे होगा उतना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। यार देखो ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 20 30 40 50 60 फ्लाट अमगा, तो देखो आप जितना इधर जाते जाओगे उतना वॉल्यूम कम हो रहा है, जितना आप इधर जाते जा रहे हो उतना वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो ये सिंपल सी बच्चों वाली बातें हैं, बस ट्रिकी हैं लेकिन हैं सिंपल सी बातें। ठीक हो गया? तो इस तरह हमें इन चीजों का पता लग गया। अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कुछ कंडीशंस। आफ्टर लोड उसने क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो ये देखो आफ्टर लोड बढ़ा दिया है, तो ये आपका जो है ना कॉर्नर, वो कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। आपको पता है जब आफ्टर लोड बढ़ता है तो जाहिर सी बात है एओर्टा का प्रेशर अब क्या हुआ है, बढ़ गया है। ठीक है, मींस क्या, अब हमारा फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, तो इधर जो एओर्टा है इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है। इट मींस के इधर प्रेशर क्या हुआ हुआ है, बढ़ा हुआ है, इसी वजह तो आफ्टर लोड बढ़ा है। देन जाहिर सी बात है फिर इधर से जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और वो कम जाएगा ना, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाता है, इस बंदे में कम हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ पड़ा है, इसमें कम हुआ पड़ा है। वो जो क्या कहते हैं उसकी चौड़ाई कम हुई पड़ी है जो हमारा लूप है। देन और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इसमें क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इधर होता था ना, जो स्टार्ट से होता था, तो आप लोग देख सकते हो कि इस बंदे का एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहाँ पहुंचा हुआ है, जिसमें क्या हुआ है, आफ्टर लोड इंक्रीज हुआ है। ऐसा ही है कि नहीं है? अब आप लोग समझ रहे होगे कि ये हम पागलों की तरह क्यों पढ़ रहे हैं। तो आओ मैं आप लोगों को इसकी दूसरा क्लिनिकल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदे में क्या हो गया, एओर्टिक स्टेनोसिस हो गई है। फॉर एग्जांपल ये है आपका हार्ट, इसमें ये आपको पता है लेफ्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ओर्टा में वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व। ठीक है, अब ये वाला स्टेनोसिस का मतलब है कि ये वाला वॉल्व प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा। जब देखो ये वाला वॉल्व प्रॉपरली ओपन नहीं होगा, इट मींस के इधर से हमें ब्लड को आगे भेजने में आगे पाइप तंग है, तो इट मींस के हमें ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको पता है जब रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड कहते हैं ना। जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है ब्लड को फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू एओर्टा भेजने के लिए, उसी को तो हम आफ्टर लोड कहते हैं। तो इस बंदे में क्या है, आफ्टर लोड बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। तो ये देख सकते हो आप लोग कि जब आफ्टर लोड बढ़ा तो आपका ये वाला कोना जो आफ्टर लोड वाला था वो कहाँ पहुंचा हुआ है, ऐसा ही है। और देन देखो इस बंदे में स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हुआ पड़ा है, ये आप लोग खुद देख सकते हो, चौड़ाई इसकी कम हुई पड़ी है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हुआ पड़ा है, कम हुआ पड़ा है। क्योंकि जाहिर सी बात है इधर से आगे कम ब्लड जाएगा, आगे ये रास्ता ही तो बंद है, एओर्टिक स्टेनोसिस हुई पड़ी है। और और क्या होगा कि इसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है इधर से सिस्टली के दौरान, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड आगे ही नहीं जा रहा, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ पे रहेगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ही रहेगा। तो क्या होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो आपका क्या हुआ, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। ग्राफ में मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसी कोने को हमने एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहा था ना, तो इधर आपका ये आप देख सकते हो कि ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, देन और क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है इस बेचारे को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना आगे ब्लड को फोर्स करने के लिए एओर्टा से। और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो माइल्ड सा होता है। तो ये आप देख सकते हो नॉर्मली, नॉर्मल बंदे का ये उसने बनाया हुआ है। तो ये जो एओर्टिक स्टेनोसिस वाला था उसका भी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। देन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आप लोग ग्राफ में देख सकते हो कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ पड़ा है, डिक्रीज हुआ पड़ा है। ठीक है, देन अब देखो इस बंदे को क्या हो जाएगी, वेंटिकल, आपको पता है कि जब भी मसल्स पे स्ट्रेस बढ़ता है तो वो क्या हो जाते हैं, हाइपरट्रोफी हो जाते हैं। तो इस बंदे में लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी, जिसको हम अपनी जुबान में कहते होते हैं कि भाई तेरा दिल बड़ा मतलब आपके दिल का साइज इंक्रीज हो गया। तो देखो वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी। आज मैं आप लोगों को एक और टर्म समझाता हूँ, कंप्लाइंस। कंप्लाइंस क्या होती है, कंप्लाइंस आप सिंपली याद रख लो, लचक, किसी भी चीज की कितनी लचक है। इलास्टिसिटी और चीज है, लचक और चीज है। ठीक है, कंप्लाइंस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप एक गुब्बारे में हवा भरो, तो वो आपको पता है जल्दी, वो मोर कंप्लाइंट होता है, उसमें लचक ज्यादा होती है, तो वो क्या होगा, जल्दी फूल जाएगा। एज कंपेयर टू आपको एक फुटबॉल में, जो चमड़े का फुटबॉल होता है, उसमें जब आप हवा भरोगे तो वो जाहिर सी बात है वो लेस कंप्लाइंट है, उसमें लेस लचक होती है, तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, यही बात है। तो अब देखो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी क्या हो गई है, हाइपरट्रोफी हो गई है। तो ये सख्त हो गया, सख्त हो गया, तो इट मींस इसकी कंप्लाइंस क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसकी सॉरी यार, कंप्लाइंस इसकी क्या होगी, इसमें लचक कम हो गई है ना अब, तो कंप्लाइंस क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये सख्त हो गया। अब ये कौन सी कंडीशन में आ गया, फुटबॉल वाली कंडीशन में। पहले समझो बालून वाली कंडीशन
कंडीशन में था, तो इसकी क्या हुई, डिक्रीज हो गई वेंटिकुलर कंप्लायंस जब बंदे में हाइपरट्रोफी होती है। तो इसमें क्या है कि आपके पास एंड डायस्टोलिक इंक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम फॉर गिवन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मींस के इधर क्या होगा, जाहिर सी बात है, ये देखो ना लेफ्ट वेंटिकल का सख्त हुई पड़ी है वॉल्व, जब सख्त हुई पड़ी है वॉल्व तो जाहिर सी बात है इधर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आपको पता है जो सख्त पाइप है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि जो नरम पाइप हो, जो दूसरा क्या कहते हैं जिसकी वॉल्व लचकदार हो, उसमें प्रेशर कम होता है। अगर पौधों पौधों को पानी देने का एक्सपीरियंस हुआ है तो आप लोगों को इस चीज का पता होगा, आई थिंक अंदाजा होगा। तो वही इधर वो बात कर रहे हैं। ओके हो गया, डन हो गया। तो हमें पता चल गया कि हम ये वाली चीज क्यों पढ़ रहे थे। आगे चलते हैं, ये तो होगी एक कंडीशन। आगे फॉर एग्जाम्पल क्या हो कि आपका प्री लोड बढ़ जाए, तो प्री लोड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके पास इधर वाली कर्व आ जाएगी ना, प्री लोड बढ़ेगा तो आपके साथ साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता होता है। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा प्री लोड होगा उतनी ज्यादा वेंटिकल की वॉल स्ट्रेच होती थी, वो जो हमने गुलेल वाली मिसाल, जितना ज्यादा प्री लोड होगा उतनी ज्यादा वेंटिकल की वॉल स्ट्रेच होंगी, वो उतना ज्यादा ब्लड को बाहर निकालेंगी। ओके हो गया, डन हो गया। चलो अब मैं ना आप लोगों को इसका थोड़ा सा रीडिंग करवाता हूँ, फिर हम उधर क्लिनिकल की तरफ जाते हैं। द ब्लैक लूप रिप्रेजेंट्स नॉर्मल कार्डिक साइकिल, यानी कि ये मैंने आप लोगों को ब्लैक लूप दिखा दिया, ये जो ब्लैक लूप उसने, तो इसमें उसने फेजेस बनाई हुई हैं, जो हमने फेजेस पढ़ ली हैं। सबसे पहली कौन सी थी, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जब हमारा वेंटिकल क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सारे वाल्व क्या थे फिलहाल क्लोज्ड थे। कौन से वाल्व क्लोज थे, आपका माइट्रल वाल्व भी क्लोज था, आपका एओर्टिक वाल्व भी क्लोज था इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है इधर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इट इज बट ये पीरियड किसके दरमियान है, बिटवीन माइट्रल वाल्व क्लोजिंग एंड एओर्टिक वाल्व ओपनिंग। ऐसा ही है, माइट्रल वाल्व की क्लोजिंग, ये क्या था, माइट्रल वाल्व क्लोज हो रहा था, देन हमारा वेंटिकल क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। देन जब एओर्टिक वाल्व ओपन हो रहा था तो फिर वॉल्यूम जो है ना वो कहाँ पे जा रहा होता था, एओर्टा में जा रहा होता था, और इधर वॉल्यूम कम हो जाता था। लेकिन इससे पहले वाला जो फेज है उसको हम कहते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देन आगे चलते हैं, आगे सेकंड फेज होता है सिस्टोलिक इजेक्शन। मींस के सिस्टली के दौरान जो ब्लड बाहर निकल रहा था, सिस्टली के दौरान मींस के ये जो हमारा लेफ्ट वेंटिकल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो वॉल्यूम इधर आ रहा है किसमें, किसके अंदर, एओर्टा में, तो उसको उसने क्या नेम दे दिया, सिस्टोलिक इजेक्शन। तो ये कौन सा पीरियड है, पीरियड बिटवीन एओर्टिक वॉल्व ओपनिंग एंड एओर्टिक वॉल्व क्लोजिंग। मींस के देखो जब तक जाहिर सी बात है ये एओर्टा ओपन रहेगा तो इधर ब्लड जाता रहेगा, जब ये बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मजीद ब्लड नहीं जाएगा। तो वही ये किसके दरमियान में पीरियड है, एओर्टिक वॉल्व ओपनिंग एंड एओर्टिक वॉल्व क्लोजिंग, जो हमने देख लिया। इस दौरान क्या हो रही थी, सिस्टोलिक इजेक्शन। और अब इस फेज पे आपके सिस्टली आपकी खत्म हो गई, अब वेंटिकल गया है थक, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वो थक गया, तो अब वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अभी तक वाल्व सारे क्लोज्ड हैं, तो इसको हमने क्या नेम दिया था, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, आपका जो वेंटिकल है वो रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो पीरियड बिटवीन एओर्टिक वॉल्व क्लोजिंग एंड माइट्रल वॉल्व ओपनिंग, मींस के ये जो, अब फॉर एग्जांपल मैं हार्ट बना लेता हूँ, ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो इधर क्या होता है, माइट्रल वॉल्व, इधर क्या होता है आपका एओर्टिक वॉल्व, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये कौन सा पीरियड है, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वाला। ये वो पीरियड है जब आपके ये वाले दोनों वॉल्व क्या है, फिलहाल क्लोज्ड है, फिलहाल क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये पीरियड इसके दौरान क्या करेगा, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। तो ये कौन सा पीरियड है, पीरियड बिटवीन एओर्टिक वॉल्व क्लोजिंग एंड देन एओर्टिक वॉल्व जब ओपन करेगा तो देन आपको पता है कि इधर फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो ये इन दोनों के दरमियान में पीरियड है। तो आप देख सकते हो पीरियड बिटवीन एओर्टिक वॉल्व क्लोजिंग जो हमने देख लिया, एंड देन माइट्रल वाल्व की ओपनिंग, ये इधर भी आप देख सकते हो, एओर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा है एंड देन इस कोने पे आके आपका माइट्रल वाल्व ओपन हो रहा है। देन आपको पता है कि जब माइट्रल वाल्व ओपन होता था तो फ्लूइड रश करता होता था, फ्लूइड रश करता था कहां से, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जाहिर सी बात है इधर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डन हो गया। तो यही लिखा हुआ है कि रैपिड फिलिंग शुरू में क्या होगी, रैपिड फिलिंग होगी। देखो इधर काफी सारा ब्लड भरा हुआ है, तो वो जब ये दरवाजा खुलेगा तो वो जल्दी से कहां पे, मींस के ये वॉल्व खुलेगा तो वो जल्दी से रैपिड फिलिंग होगी, किसकी, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की। देन अब काफी सारा फ्लूइड इधर पहले ही पहुंच चुका है, तो देन जो लेट फेज होता है, देखो उसने इसको डिवाइड किया हुआ है, फोर्थ वाला क्या है कि ये आपका उसका अर्ली फेज है, देन ये आगे वाला उसका कौन सा है, लेट फेज है। मींस के जब काफी सारा फ्लूइड आ गया तो देन थोड़ा सा वाला थोड़ा थोड़ा स्लो आएगा। तो वही है कि आपके पास क्या होगा,
रैपिड फिलिंग होगी पीरियड जस्ट आफ्टर माइट्रल वॉल्व ओपनिंग, ये जब वॉल्व ओपन होता गया तो फ्लूइड रश करेगा, ब्लड रश करेगा। रिड्यूस्ड फिलिंग अब क्या है कि पीरियड जस्ट बिफोर माइट्रल वॉल्व क्लोज, इसके क्लोज होने से पहले जाहिर सी बात है राइट जो लेफ्ट एट्रियम है वो एम्प्टी हो चुका होगा, काफी कम हो चुका होगा उसमें ब्लड, जबकि ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें काफी ज्यादा ब्लड हो चुका होगा, तो वो क्या होता है थोड़ा सा स्लो स्लो होगा। डन हो गया जी, ग्राफ तो अब हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कंसेप्ट सारे वही हैं जो इधर यूज होने हैं। अब देखते हैं, ये उसने बनाई है वेंटिकल का वॉल्यूम जैसे जैसे चेंज होगा साइकिल के दौरान, वो उसने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है वेंटिकल का वॉल्यूम कब कम हो रहा था, जैसे जैसे ये आप नीचे जाओगे ना तो कम होगी कोई चीज, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वो चीज इंक्रीज करेगी। अब हम देखते हैं वेंटिकल, जो हमारा लेफ्ट वेंटिकल है, फॉर एग्जांपल ये आपका लेफ्ट वेंटिकल है, तो इसमें से वॉल्यूम कब कम हो रहा था, कब कम हो रहा था, सिस्टली के दौरान या डायस्टोली के दौरान, सिस्टली के दौरान। तो इट मींस कि ये वाला फेज है, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये वाला फेज कौन सा आ गया, सिस्टली, ऐसे ही है ना, ये सिस्टोलिक फेज आ गया। तो इट मींस कि ये जो इधर वाला ये वाला दूसरा क्या कहते हैं पॉइंट है, इधर आपका एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा ना, ये वाला वॉल्व ओपन होगा, तो उसी दौरान तो ब्लड इधर से बाहर निकलेगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये आपके पास कौन सी कर्व आ गई, वेंट्रिकल के वॉल्यूम की। देन क्या होता था कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करता था, और उसमें दूसरा रैपिड फिलिंग होती थी, और फिलिंग होती थी, और राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाता होता था लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इधर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता होता था। तो ये आपके पास आ गई एक कर्व लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्यूम की। देन और चीजें थोड़ी सी देखते हैं, और फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि एओर्टा के प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसने बनाई हुई है एओर्टा के प्रेशर की कर्व। देखो जब क्या होती है सिस्टली होती है, तो आप लोग बताओ कि एओर्टा में प्रेशर बढ़ता होता है या कम होता है, बढ़ता है, गुड, क्योंकि एओर्टा में ब्लड जा रहा है सिस्टली के दौरान, तो जाहिर सी बात है इसकी कर्व कहां पे जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये देखो एओर्टा में प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। देन अब देखो एक हद तक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, देन क्या होता है ये वाले जब डायस्टोलिक फेज आता है तो ये वाला वॉल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो जाहिर सी बात है इसमें कम हो जाएगा प्रेशर, एओर्टा में प्रेशर कम हो जाएगा, ये कर्व आ गई। लेकिन इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये कि देखो इधर ना मैं थोड़ा सा अच्छी सी डायग्राम बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आ गया एओर्टा, ठीक है। तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड सारा कहाँ पे पहुंच गया, एओर्टा में, ठीक है। देन हम अब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ये वॉल्व आपको पता है कि ये वॉल्व अब क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो ये वाला फ्लूइड जब ये वाला ब्लड आके लेफ्ट दूसरा एओर्टा के वाल्व के साथ टकराएगा ना, जब ये बंद होगा तो एक आपके पास इस तरह करके ना नोच सी आएगी, ये आप नोच देख सकते हो। देखो आपका क्या हुआ था, एओर्टा का प्रेशर कम हो रहा था, देन आपको एक नोच सी मिली, ठीक है। तो उस नोच को हम कहते हैं डायाक्रोटिक नोच, डायक्रोटिक नोच, डायक्रोटिक नोच कब मिली, जब रिलैक्सेशन हुई किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की, ठीक है। और ये वाला वाल्व क्लोज हुआ, कौन सा, एओर्टिक वाल्व। तो एओर्टिक वाल्व जब क्लोज हुआ तो जब ब्लड आके इसके साथ टकराया, किसके साथ, एओर्टिक वाल्व के साथ, तो उस वक्त आपको इधर एक प्रेशर की थोड़ी सी नोच सी मिली, एओर्टा में प्रेशर की थोड़ी सी नोच सी मिली, मींस के एक पाइप है उधर पड़ा हुआ है फ्लूइड, ठीक है। तो वो अचानक से इधर आके टकराएगा तो इधर थोड़ा सा प्रेशर सा फील होगा ना, वेव से फील होगी, तो वही है डायाक्रोटिक नोच। ये आगे हम एक डिजीज पढ़ते हैं उसमें क्या होगा, आपको डायाक्रोटिक नोच नहीं मिलेगी, वो मैं आप लोगों को उधर दिखाता हूँ एओर्टिक रिगर्गिटेशन में। खैर आगे चलते हैं, तो ये दो कर्व्स तो हमारी होगी, ये सिंपल थी। देन और देखते हैं, अब आपके उस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या कहते हैं, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका हमने ये तो देख लिया था ना कि वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि उसके प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब क्या होता है माइट्रल वॉल्व क्लोज होता है तो उस वक्त आपको पता है देन क्या करता होता है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता होता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता होता है ना। तो ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें वॉल्यूम का आप देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम का चेंज फिलहाल नहीं आ रहा। तो ये आप देख सकते हो इस कर्व पे कि वॉल्यूम का चेंज अभी तक कोई नहीं आया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम का चेंज कब आता है, जब आपका ये देखो फॉर एग्जांपल ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एओर्टा है, ठीक है। इधर प्रेशर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा नॉर्मली आपका एओर्टा में प्रेशर होता है तकरीबन 80, एओर्टा में तकरीबन प्रेशर कितना होता है 80। तो इट मींस कि अगर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को भेजना है किस में, एओर्टा में, तो इसका प्रेशर 80 से इंक्रीज करेगा ना,
इधर का प्रेशर 80 से इंक्रीज करेगा फिर ही तो ब्लड जाएगा और ये एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा। तो ये आप देख सकते हो कि जब 80 तक पहुंचा तो उधर तक एओर्टिक वॉल्व क्या था, क्लोज्ड था। लेकिन जब 80 से प्रेशर इसका बढ़ा, किसका, हमारे लेफ्ट वेंटिकल का, तो देन क्या हुआ, एओर्टिक वॉल्व ओपन हो गया। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे एओर्टिक वॉल्व ओपन होता है। तो एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ तो मजीद ब्लड कहाँ पे जाना शुरू हो गया, किसमें, एओर्टा में। तो ये आप देख सकते हो कि हार्ट में दूसरा आगे लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसमें से वॉल्यूम निकल जाएगा। देन वो क्या करता है आपको पता है, एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो जाता है और हमारा इसका प्रेशर, किसका, लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो ये देखो लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर डिक्रीज कर गया। लेकिन और जो चीज आपने समझनी है इसमें वो ये कि देखो, ये आ गया आपका हार्ट, ये आ गया लेफ्ट एट्रियम, ये आ गया लेफ्ट वेंटिकल। इट मींस के सिस्टली के दौरान इसका प्रेशर कितने पे गया, 120 तक, 180 से जब गुजरा तो फिर एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ, ये वाला वॉल्व ओपन हुआ। ठीक है, अब क्या है कि डायस्टोली के दौरान ये रिलैक्स कर रहा है, इसकी वॉल्व्स क्या कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। तो इधर प्रेशर जाहिर सी बात है डायस्टोल के दौरान कम होगा ना। तो कितना कम होना चाहिए प्रेशर के ताकि इधर से ब्लड आ सके। इट मींस के क्या हो कि ये जो लेफ्ट वेंटिकल है डायस्टोल, इसका प्रेशर डायस्टोल के दौरान इतना कम हो कि लेफ्ट एट्रियम से कम हो जाए। ऐसा ही है कि नहीं है, फिर ही तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि फ्लूइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आता है। इट मींस के डायस्टोल के दौरान अपने लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर लेस देन होना चाहिए, किसके, लेफ्ट एट्रियम के। तो ये देखो इसकी कर्व, ये जो उसने डॉटर लाइन वाली बनाई हुई है ना, ये वाली आप देख सकते हो, ये लेफ्ट वेंटिकल का लेस देन प्रेशर हो रहा है। ये जो डॉटेड वाली है ये किसका प्रेशर है, लेफ्ट एट्रियम का, इसका प्रेशर है। ठीक है, डायस्टोल के दौरान लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर है। जबकि ये जो उसने, मैंने आप लोगों को ब्लैक वाली दिखाई है, ये किसका है, लेफ्ट वेंटिकल का। तो इट मींस के इसका प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किससे, किससे प्रेशर कम हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम से, फिर ही ब्लड आएगा ना। तो ये आप इस चीज को देख सकते हो। और सिस्टोल के दौरान क्या है कि इसका प्रेशर बढ़ रहा है, किससे, एओर्टा से, फिर उसमें ब्लड जा रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकी पॉइंट था। ओके हो गया, डन हो गया, चलें ठीक है। तो ये हमने वेव्स पढ़ ली जो जो हमने हमारे काम की थी। आगे चलते हैं। तो बल्कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसमें ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वेंटिकल सिस्टोल थी, वेंटिकल सिस्टोल के दौरान ये आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा था, हमारा जो लेफ्ट वेंटिकल है उसका प्रेशर बढ़ रहा था। देन ये इधर से क्या हुई थी, डायस्टोल शुरू हुई थी, जिसके दौरान क्या हो रहा था, वेंटिकल डायस्टोल के दौरान उसका प्रेशर कम हो रहा था, वो रिलैक्स कर रहा था, स्टोन माहौल में जा रहा था। तो ये आप इन सारी चीजों को ना इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हो। ये ऊपर नीचे देख के हमारे पास कंसेप्ट वही सारा सेम ही रहना है। आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारे पास जनाब जुगुलर वेनस प्रेशर। जुगुलर वेनस प्रेशर आप सिंपल सा याद रख लो, ये आपका हार्ट है, ठीक है। इधर क्या होता है, राइट एट्रियम होता है, नीचे आ गया जनाब आपका राइट वेंटिकल, इधर आ गया लेफ्ट एट्रियम, और नीचे क्या आ गया, लेफ्ट वेंटिकल। ठीक है, तो आपका सारा जो वेनस ब्लड है वो कहाँ पे आ रहा होता है, वेनस ब्लड कहाँ पे आ रहा होता है, वेनस ब्लड कहाँ पे आ रहा होता है, राइट एट्रियम में आ रहा होता है। तो वो सारी वेन्स, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, फ्लांडम का। तो आप क्या करते हो कि राइट एट्रियम में जो प्रेशर है ना उसकी एक कर्व बनाते हो। मींस के अब हम सब की कर्व बना रहे हैं, तो राइट एट्रियम पे भी कर्व बनाते हैं कि उसमें प्रेशर का क्या डिफरेंस आ रहा होता है सिस्टली और डायस्टोली के दौरान। तो हमारे पास ना ये वाली वेव आ जाती है, राइट एट्रियल प्रेशर की जो वेव आ जाती है ना, वो, इसको हम एक और नेम देते होते हैं जुगुलर वेनस प्रेशर। ये जो होती है ना वेन्स ऊपर से आ रही होती हैं, इनके दरमियान और राइट एट्रिया के दरमियान कोई वॉल्व नहीं होता, इनके दरमियान और राइट एट्रिया के दरमियान कोई वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो अब देखो इट मींस कि जो प्रेशर हमारे राइट एट्रियम में होगा वही कहाँ पे होगा, जुगुलर वेन में, जो हमारी सुपीरियर वेन है वह, उधर सारा जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, राइट एट्रियम के प्रेशर के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि राइट एट्रियल प्रेशर इज इक्वल टू जुगुलर वेनस प्रेशर। ठीक है, तो इट मींस के इन दोनों की कर्व, जो प्रेशर की कर्व है वो सेम। तो वही उसने क्या है कि जुगुलर वेनस प्रेशर की और इनकी सब की कर्व क्या बनाई हुई है, सेम बनाई हुई है। अब हम देखते हैं कि इस कर्व में क्या क्या होगा। इसमें जो चीजें आपने याद रखनी है कि वो कौन सी जगह पे क्या हो रहा है वो आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल शुरू में क्या होता है, एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम कहेंगे राइट एट्रियल सिस्टोल, इसको हम कह सकते हैं राइट एट्रियल सिस्टोल। तो राइट एट्रियल सिस्टोल कब होती है, जब आपका वेंटिकल रिलैक्स कर रहा होता है।
तो ये चीज आपने याद रखनी है। देखो राइट एट्रियल सिस्टोल कब होगी, जब आपका ये जो राइट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा, ये अपने आराम वाले माहौल में गया हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है राइट एट्रियल सिस्टोल होगी और ऊपर से ब्लड नीचे आएगा। अगर ये देखो दोनों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होंगे तो कैसे इधर ब्लड आ सकेगा। तो ये इस तरह का। तो देखो जब क्या हुई, राइट एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो राइट एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हुई तो जाहिर सी बात है इधर प्रेशर जो है ना वो आपके पास ये ए वाली कर्व आ जाएगी, इधर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये देखो आपको ए वेव कब मिली, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई तो आपको क्या मिल गई, ए वेव मिल गई। देन आपको पता है कि जब ए वेव दूसरा राइट एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, इधर सारा ब्लड आ जाता है, तो देन कौन कॉन्ट्रैक्ट करता होता है, वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते होते हैं। तो अब राइट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब राइट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो इधर आपको एक और वेव मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या वॉल्व है, कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। मैं इधर थोड़ा सा इसको ना रिमूव करता हूँ चीजों को। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ये आपका इधर कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड। ठीक है, मैंने कहा कि जब क्या होगा आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो आपको इधर वेव मिलेगी। हम प्रेशर तो इधर से देख रहे हैं ना, ये वाला जो प्रेशर की ड्रा कर रहे हैं ना वो तो ड्रा कर रहे हैं हम इसका राइट एट्रियल प्रेशर, लेकिन जब राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो इधर हमें क्यों वेव मिल रही है राइट एट्रियम में, वो इस वजह से कि जब ये करेगा ना राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो इधर ट्राइकस्पिड वॉल्व पे क्या बनेगा, प्रेशर सा बनेगा ना। जब प्रेशर सा बनेगा तो वो जाहिर सी बात है इधर थोड़ा सा पीछे भी ट्रांसमिट होगा ना राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ट्रांसमिट होगा तो जाहिर सी बात है वेन्स में भी ट्रांसमिट होगा। तो ये सारी चीज एक क्या बना देगी, सी वेव। आपके पास सी वेव आ जाएगी कहाँ पे, जगुलर वेन, जगुलर वेन का जब आप ड्रा करोगे ना तो आपको कौन सी मिल जाएगी, सी वेव मिल जाएगी। ठीक है, तो दो चीजें आ गई, ए से एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन, सी से वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल की भी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जाहिर सी बात है ये भी वेंट्रिकल भी क्या है कि अब आराम में चला गया, सुकून में चला गया। अब हम क्या चाहते हैं कि ब्लड कहाँ पे आए, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो एट्रिया है ये रिलैक्स करे। जब अब हम क्या चाह रहे हैं, एट्रिया क्या करे, रिलैक्स करे। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कोई भी चीज रिलैक्स करती है तो उधर प्रेशर कम हो जाता है। हम भी जब स्ट्रेस में हो, हम पे प्रेशर हो तो हम रिलैक्स करते हैं तो स्कोर माल में आ जाते हैं। तो यही जब आपका एट्रिया रिलैक्स करेगा तो उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको कौन सा मिल जाएगा, एक्स डिसेंट मिल जाएगा। रिलैक्स में भी एक्स होता है और इधर भी एक्स है, तो आपने याद रख लेना है कि जब एट्रिया रिलैक्स करेगा तो आपको एक्स डिसेंट मिल जाएगा। डन हो गया। अब देखो एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, ये जो राइट एट्रियम है वो रिलैक्स कर रहा है, तो अब जाहिर सी बात है वेन से ब्लड आना किस में शुरू हो जाएगा, एट्रियम में। तो इट मींस के इधर क्या हो रही है, वेनस फीलिंग हो रही है, वेन्स में से फीलिंग हो रही है किसकी, राइट एट्रियम की। तो ये देखो आहिस्ता आहिस्ता इसमें अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर वॉल्यूम आ रहा है ना, ब्लड आ रहा है, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको कौन सी मिल जाएगी जनाब, वी वेव मिल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं वेनस फीलिंग, वी से वी और वी से वेनस फीलिंग। तो आप इस तरह याद रख रहे हो कि जब वेनस फीलिंग हो रही थी तो राइट एट्रियम में प्रेशर आपको कौन सी मिल गई थी, वी वेव मिल गई थी। अब देन क्या होगा, देन होगा कि जाहिर सी बात है अब इधर सारा फ्लूइड पहुंच गया है किसमें, हमारे राइट एट्रियम में। तो ये वाला वॉल्व कौन सा, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन करेगा और राइट एट्रियम एम्पिटाई कर देगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। तो जाहिर सी बात है आपको इधर अब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वाई डिसेंट। ठीक हो गया। अब हम इसी, मैं आप लोगों को इसी चीज को जरा बुक से पढ़ाता हूँ, बल्कि थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ए से आपने याद रखना है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, हाँ ए से कौन सी, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन। सी से किसकी, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। एक्स से क्या कि एट्रिया अब रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। वाई से क्या कि एट्रिया, वी से क्या कि वेनस फीलिंग हो रही है, फीलिंग हो रही है उसकी हमारे एट्रियम की। एंड वाई से क्या कि वो एम्पटी कर रहा है। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं इसी को जरा बुक से देखते हैं कि बुक वाले ने इसके बारे में क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ए वेव क्या होती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। अब ये हम चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ डिजीजेज होंगे जिसमें एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो देखो आपको ए वेव प्रॉपर मिलेगी या नहीं मिलेगी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो आपको ए वेव मिल रही थी। एट्रिया कुछ कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसमें एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, तो आपको ए वेव प्रोमिनेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, गुड नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से तो हम इसको पढ़ रहे थे। आपको क्या होगा कि एबसेंट होगी दूसरा एट्रियल फिब्रिलेशन में ए वेव क्या होगी, एबसेंट होगी। ओके हो गया, डन हो गया। अब कौन सी कंडीशंस में आपको ए वेव प्रोमिनेंट मिलेगी, इट मींस के वो कंडीशंस जिनमें एट्रिया अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो या आगे से रास्ता बंद हो ट्राइकस्पिड वाल्व का, ऐसे ही है ना। जिनमें एट्रिया अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो या आगे रास्ता बंद हो तो जाहिर सी बात है इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको उस वक्त क्या मिलेगी, प्रोमिनेंट ए वेव मिलेगी ना।
ऐसे ही है कि नहीं है? तो वो किस में होता है? वो होता है जनाब ए प्रोमिनेंट इन एवी डिसोसिएशन। कौन सी आपको वेव मिलती है? कैनन ए वेव। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज एवी डिसोसिएशन। इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंटिकुलर डिसोसिएशन। इसको हम कैसे कहते हैं? एट्रियोवेंटिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो एट्रिया होते हैं, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वेंटिकल्स क्या कर रहे होते हैं? रिलैक्स कर रहे होते हैं। ऐसे ही है कि नहीं है? जो एवी डिसोसिएशन वाला बंदा होता है उसमें क्या है कि ये एट्रिया और वेंटिकल दोनों सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला वॉल्व ओपन नहीं होगा। जब ये वाला वॉल्व ओपन नहीं होगा तो सारा ब्लड कहाँ पे? इस वॉल्व पे आके लगेगा। ऐसे ही और एट्रिया में ही रह जाएगा। इट मीन्स कि ये वाला प्रेशर पीछे ट्रांसफर हो जाएगा। जब पीछे ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगी? प्रोमिनेंट ए वेव मिल जाएगी। ऐसे ही है ना? तो उसको हम कहते हैं कैनन ए वेव। ओके हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आ गया आपके पास कैनन ए वेव का कंसेप्ट। जब आगे से रास्ता बंद था, आगे से रास्ता कब बंद था? जब दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। कुछ और कंडीशन में भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ट्राइकस्पिड की स्टीनोसिस हो जाए, ट्राइकस्पिड वाल्व भी आगे से बंद हो, तो जाहिर सी बात है आगे वो प्रॉपरली ब्लड नहीं जा पाएगा और इधर प्रेशर आपको वेव फिर मिल जाएगी। कौन सी? प्रोमिनेंट ए वेव मिल जाएगी। ओके हो गया कि नहीं हो गया? उसको हम कहते होते हैं जॉइंट ए वेव का मिलना। आगे चलते हैं। आगे हमने भी कौन सी पढ़ी? सी वेव। जब क्या कर रहा था? राइट वेंटिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। राइट वेंटिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी तो ये कौन सा वाल्व क्लोज हो रहा था? ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो रहा था ना। जाहिर सी बात है अब ये वाला अगला वाल्व ओपन होगा, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, तो उस वक्त क्या हो रहा होता है? क्लोज हो रहा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये हमारे पास सी वेव क्यों आ रही थी? क्योंकि इसकी बल्जिंग हो रही थी। इसकी इधर जब प्रेशर आके पड़ रहा था तो इसकी क्या हो रही थी? बल्जिंग हो रही थी। ठीक है कि नहीं? तो उस बल्जिंग की वजह से प्रेशर थोड़ा सा पीछे ट्रांसफर हो रहा था और हमें मिल रही थी सी वेव। ये वाली जो वेव है ना, सी वेव मिल रही थी बिकॉज ऑफ बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इसको आपने कैसे याद रखना है? सी से सी आ गया आपका, सी से ही कॉन्ट्रैक्शन आ गई और सी से ही क्लोज आ गया और सी से ही आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व आ गया। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुआ तो आपने सिंपली याद रख लेना है कि आपको क्या मिल गई? सी वेव मिल गई। डन हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज नहीं होगा तो आपको सी वेव मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। गुड। तो वो किस में होगा? ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन में। इट मींस के ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन में आपको सी वेव नहीं मिलेगी क्योंकि वो मिल कब रही थी? जब ये क्लोज हो रहा था। तो गुड हो गया। अच्छी बात है आप लोगों को अगर इस चीज की समझ लगी है। आगे चलते हैं। आगे आ गया एक्स डिसेंट। अब क्या है कि हमारा एट्रियर लेफ्ट कर रहा है, स्टोन माहौल में जा रहा है, तो आपको क्या मिल जाता है? एक्स डिसेंट। तो एट्रियर रिलैक्सेशन हो रही होती है जिसकी वजह से क्या है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। किसकी? ट्राइकस्पिड वाल्व की। मींस के ये जो था ना, दोबारा इसको बनाते हैं। ये जो था आपका इधर ट्राइकस्पिड वाल्व, ये इस पे जब प्रेशर पड़ा था तो ये थोड़ा सा ऊपर बल्ज कर गया था। अब क्या है कि ये एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, जब एट्रिया रिलैक्स कर रहा है तो ये स्टोन से अपनी इस कंडीशन में आ जाएगा। तो उसको हम कह देते हैं जनाब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व ड्यूरिंग रैपिड वेंटिकुलर इजेक्शन फेज। ठीक है, रैपिड वेंटिकुलर इजेक्शन फेज मींस कि जब ये ड्यूरिंग रैपिड वेंटिकुलर इजेक्शन फेज, वेंटिकुलर इजेक्शन फेज मींस कि ये जो वेंटिकल में से ब्लड निकल रहा था। दोबारा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को इस चीज की समझ नहीं लगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? दिस इज आपका हार्ट। ये आ गया लेफ्ट वेंटिकल। लेफ्ट वेंटिकल क्या कर रहा है? इजेक्ट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड को बाहर निकाल रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ये शुरू में कॉन्ट्रैक्ट किया था तो इसने क्या किया था? ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व था इसको बल्ज करवा दिया था। अब ये वॉल्व आगे वाला खुल गया तो जाहिर सी बात है फ्लूइड अब ऊपर तो नहीं प्रेशर लगाएगा, उसको इधर रास्ता मिल गया। तो जाहिर सी बात है जब इधर से इजेक्शन होगी ब्लड की तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यही उसने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व ड्यूरिंग रैपिड वेंटिकुलर इजेक्शन फेज। ओके हो गया कि नहीं हो गया? डन हो गया। आगे चलते हैं। अब ये देखो कौन सी कंडीशन में रिड्यूस्ड होगी या एब्सेंट होगी। ठीक है, रिड्यूस्ड आर एब्सेंट इन ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन। कौन सी कंडीशन में? हार्ट फेलियर में भी आपको क्या है कि ये वाला एक्स डिसेंट प्रोमिनेंट नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा? रिड्यूस्ड मिलेगा। वो क्यों यार? अब देखो इधर हार्ट फेलियर है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ पे पूल कर रहा है? आपके हार्ट में पूल कर रहा है। ऐसे ही है कि नहीं है? एक्स डिसेंट तो उस वक्त हो रहा था जब बेचारा ये एट्रिया रिलैक्स कर रहा था, लेकिन इसमें तो फ्लूइड भरा पड़ा है तो ये कैसे रिलैक्स करेगा? तो आपको मिलेगा एक्स डिसेंट? नहीं मिलेगा। इट मींस के हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर वाले बंदे में जिसका राइट हार्ट काम नहीं कर रहा, आगे वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा पल्मोनरी आर्टरी में, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ पे पूल हुआ पड़ा है? आपके राइट हार्ट में। तो अब एट्रिया रिलैक्स नहीं कर सकता क्योंकि उसमें फ्लूइड भरा पड़ा है। तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स डिसेंट। रिड्यूस मिलेगा या एब्सेंट मिल जाएगा।
आगे चलते हैं जी, आगे आ गया वी वेव। वी वेव किसकी वजह से थी? वेनस फीलिंग की वजह से। किसकी फीलिंग हो रही थी? राइट एट्रियम की, यानी कि इधर जब वेन्स में से ब्लड आ रहा था इधर, तो उस वक्त आपको कौन सी मिल रही थी? वी वेव मिल रही थी, क्योंकि अब इधर वॉल्यूम आ रहा है तो इधर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो ये देखो, इंक्रीज्ड राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ये देखो इंक्रीज्ड वॉल्यूम हुआ ना वेन्स जब एम्पेटाई करी। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जाहिर सी बात है जब हमारा एट्रिया की फिलिंग हो रही होती है तो ये वाला जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ये तो बंद होता है ना, तो वही उसने बताया हुआ है, उस वक्त आपको मिल जाएगी जनाब वी वेव। आगे चलते हैं, आगे आ गया वाई डिसेंट। तो वाई डिसेंट हमने देख लिया था कि जब एम्पेटाइंग हो रही थी, मींस के ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो रहा था। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो रहा था तो ब्लड कहाँ पे आ रहा था आपके? राइट राइट वेंटिकल में आ रहा था, तो उस वक्त आपको क्या मिल रहा था? वाई वाई डिसेंट मिल रहा था। तो ये देख सकते हैं, राइट एट्रियल एम्पिटाइंग इनटू राइट वेंटिकल, प्रोमिनेंट क्या मिल जाएगा अब? अच्छा आप देखो, जिन कंडीशंस में ये प्रॉपरली इधर एम्पेटाई नहीं कर सकेगा, जिन कंडीशंस में ये प्रॉपरली इधर एम्पेटाई नहीं कर सकेगा, उधर आपको वाई डिसेंट मिलेगा। जिन कंडीशंस में ये इधर प्रॉपरली एम्पेटाई नहीं कर रहा, एम्पेटाई कर रहा था तो फिर वाई डिसेंट मिल रहा था ना, मींस के इधर से ब्लड हमारे राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा था राइट वेंट्रिकल में, उस वक्त हमें क्या मिल रहा था? वाई डिसेंट मिल रहा था। लेकिन क्या है कि कुछ कंडीशंस आ गई, आपको वाई डिसेंट कब मिल रहा था? ये राइट एट्रियम आ गया, ये आ गया आपका राइट वेंट्रिकल। तो आपको वाई डिसेंट कब मिल रहा था? जब राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा था राइट वेंट्रिकल में। अब देखो क्या हुआ है कि कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है बंदे को। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है मींस के उसकी ये जो वॉल्स है ना ये सख्त हुई पड़ी हैं, ये वॉल्स सख्त हुई पड़ी हैं, तो देखो इधर से ब्लड जो है वो आएगा जल्दी से, तो उस वक्त आपको जनाब ये वाई डिसेंट प्रोमिनेंट मिल जाएगा। मीन्स के इधर से ब्लड जो है अब जल्दी जल्दी इधर पहुंच रहा है, किसमें? आपकी राइट वेंट्रिकल की कैविटी में। देन और देखते हैं, अब ये किस चीज में एब्सेंट होगा? किस चीज में आपका वाई डिसेंट एब्सेंट होगा? जब ये देखो एम्पिटाई नहीं कर सकेगा, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं आ सकेगा, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? कार्डियक टेम्पोनेट। ये आगे हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन कार्डियक टेम्पोनेट का आप सिंपल सा फंडा याद रख लो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल है, तो इसके गिर्द क्या होती है आपको पता है? दूसरा पेरिकार्डियम वगैरह होती है और पेरिकार्डियल स्पेस होती है। तो ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है ना उधर फ्लूइड भर जाए, जब उधर फ्लूइड भर जाता है ना तो वो इसको कंप्रेस कर देता है। वो इसको जब कंप्रेस करेगा तो आपका ये जो राइट एट्रियम था, फॉर एग्जांपल इधर आपका राइट एट्रियम था, तो इधर से ब्लड नहीं आ सकेगा, क्योंकि आगे जो राइट वेंट्रिकल है उसको कंप्रेस किया हुआ है किस फ्लूइड ने? जो फ्लूइड राइट वेंट्रिकल के बाहर है, तो उसकी कैविटी बेचारे की कम हुई पड़ी है, तो अब प्रॉपरली इधर से ब्लड नहीं आ सक रहा। जब प्रॉपरली इधर से ब्लड नहीं आ सक रहा तो आपको एब्सेंट मिल जाएगा वाई डिसेंट, क्योंकि प्रॉपरली राइट एट्रियम एम्पेटाई नहीं कर सक रहा राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि उसको बाहर से किसी चीज ने कंप्रेस किया हुआ है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्या हो कि आपके पास एक बलून है, बलून के बाहर जो कवरिंग है ना उसमें आपने काफी ज्यादा, बलून के बाहर जो कवरिंग है उसमें आपने बहुत ज्यादा फ्लूइड भर दिया है, तो जाहिर सी बात है अब बलून बेचारा कंप्रेस हुआ पड़ा है, बलून कंप्रेस हुआ पड़ा है, तो उसमें आप मजीद फ्लूइड डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो यही है कि जब हम फ्लूइड डाल रहे थे तो उस वक्त हमें वाई डिसेंट मिल रहा था, लेकिन इस कंडीशन में आपको वाई डिसेंट कार्डियक टेम्पोनेट में एब्सेंट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ओके ओके, देखते हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे आ गया एओर्टिक स्टेनोसिस वाला तो हमने कर लिया था। एओर्टिक स्टेनोसिस जारी सी बात है, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इधर से ब्लड आगे प्रॉपरली नहीं जा रहा था, आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया था, तो ये वाला प्रेशर वॉल्यूम लूप आ गया था। लेकिन वो तो हमने कर लिया, लेकिन देखते हैं कि इधर क्या, जो हमने ये वाली, इसको हम कहते हैं विगर्स विगर्स डायग्राम, ये वाला जो पूरा बना हुआ है ना इसको हम कहते होते हैं विगर्स डायग्राम। तो इसमें क्या फर्क आएगा, जरा उन चीजों पे रोशनी डालते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि एओर्टा में प्रेशर, एओर्टिक प्रेशर पे क्या फर्क आएगा। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एओर्टा, और इधर ये जो एओर्टिक वाल्व है इधर स्टेनोसिस हुई पड़ी है, इधर से ब्लड प्रॉपरली आगे एओर्टा में नहीं जा रहा। तो अब आप लोग खुद सोचो एओर्टा का प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? एओर्टिक स्टेनोसिस में एओर्टा में प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी बताओ। एओर्टिक प्रेशर कम होगा, गुड। तो ये आप लोग देख सकते हो कि इसमें क्या है कि आपके पास जो एओर्टिक प्रेशर वाली कर्व होगी वो कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है एओर्टिक स्टेनोसिस हुई पड़ी है, आगे ब्लड ही नहीं जा रहा, तो आपको क्या मिल जाएगा? एओर्टिक प्रेशर
कम मिल जाएगा, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ये आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्यों? क्योंकि आगे ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड ज्यादा सारा इधर ही अकामुलेट हो रहा है। तो इसी वजह से ये आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर की कर्व है वो काफी ज्यादा ऊपर गई हुई है। तो ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। बाकी हमने वो आगे सारी चीज पढ़ ली। ये अब आ गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा और एओर्टिक वेव के प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसमें जो चीज आपने नहीं बोलनी वो ये कि एओर्टिक स्टेनोसिस में आफ्टर लोड इंक्रीज होता है और ये आपको लंबूतरा सा मिल जाएगा, ये लंबा सा मिल जाएगी, इस तरह का प्रेशर वॉल्यूम लूप मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वही सारा सेम कंसेप्ट है। देन हम देखते हैं एओर्टिक रीगर्गिटेशन। एओर्टिक रीगर्गिटेशन मैंने आपको बताया था, देखो इधर क्या हो रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल था, ये था एओर्टा। अब ये जो आपका एओर्टिक वॉल्व है ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा। जब देखो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा तो ये वाला जो ब्लड है ये इसके साथ आके लग के जो डायाक्रोटिक नोच बन रही थी वो अब नहीं बनेगी, क्योंकि वो जब वाल्व बंद हो रहा था तो फिर जब आके साथ इसके साथ ब्लड लगता था तो फिर हमारे पास ये वाली नोच आती होती थी ना, डायाक्रोटिक नोच। ऐसे ही है कि नहीं है? लेकिन अब तो इधर ये वाला वाल्व बंद ही नहीं हो रहा। जब बंद ही नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है वो डायाक्रोटिक नोच आपको क्या मिलेगी? एब्सेंट मिलेगी। तो इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ डायाक्रोटिक नोच होता है। देन और क्या चीजें आती हैं? अब देखो, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो एक फेज होता था जब ये सारे वाल्व्स बंद होते थे, उसको हम कहते होते थे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपका ये जो वॉल्व है, कौन सा वॉल्व, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, एओर्टिक वॉल्व, वो तो प्रॉपरली क्लोज ही नहीं कर रहा। जब प्रॉपरली क्लोज ही नहीं कर रहा तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। आपको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, तो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इस बंदे में क्या होगा कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं होगी। ये देखो ना, नॉर्मली जो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो ये वाला वॉल्व क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और इधर से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस नहीं आता। लेकिन जो एओर्टिक रीगर्गिटेशन वाला बंदा है, एओर्टिक रीगर्गिटेशन वाले बंदे में क्या होगा कि ये जो वाल्व है ये क्लोज ही नहीं हुआ, तो इस बंदे में दोबारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड वापस कहां पे आना शुरू हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। इट मींस कि इस बंदे में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं होगी, इस बंदे में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो देखो, जब आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रही थी तो आपका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा था, ये देखो कांस्टेंट रह रहा था। लेकिन ये वाला जो बंदा होगा उसमें आपको ये इस तरह की मिल जाएगी, क्योंकि इस बंदे में जब रिलैक्सेशन हो रही है तो वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ रहा है किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें जैसे जैसे वो हम नीचे आ रहे हैं तो वॉल्यूम इधर इंक्रीज करता जा रहा है, इधर इंक्रीज करता जाता है ना। तो इस बंदे में आइसो वॉल्यूमेट्रिक जो फेज था रिलैक्सेशन वाला वो नहीं होगा एओर्टिक रिगर्गिटेशन वाले बंदे में। देन और क्या चेंजेस आएंगे एओर्टिक रिगर्गिटेशन वाले बंदे में? देखो, इधर जो वॉल्यूम होगा वो जाहिर सी बात है वो बढ़ जाएगा ना। इट मींस कि इस बंदे में प्री लोड बढ़ जाएगा। तो प्री लोड हमने कहां पे देखा था? ये वाली जगह थी ना प्री लोड। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें प्री लोड क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो यही इस बंदे में क्या होगा कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी तो कहते थे, वो काफी बड़ा हुआ होगा। देन और क्या आपको पता है कि जब प्री लोड बढ़ता था तो उस वक्त स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता होता था। तो यही इस बंदे में क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हो कि इस बंदे में स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। ओके हो गया। देन और देखते हैं कि उसमें एओर्टा पे क्या फर्क पड़ेगा और दूसरा हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, एओर्टा में प्रेशर में ये फर्क पड़ेगा कि जो सिस्टोलिक प्रेशर था वो तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि सिस्टोलिक के दौरान तो कोई मसला नहीं आ रहा। मेन मसला आ रहा है डायस्टोल के दौरान। तो देखो, जब डायस्टोल होती थी तो एओर्टा से प्रेशर ने इधर वापस नहीं आना था, ब्लड ने वापस नहीं आना था। लेकिन इस बंदे में क्या हुआ है कि एओर्टा से ब्लड वापस आ रहा है, तो डायस्टोल के दौरान जो एओर्टा है उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं है? समझ लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी? दोबारा बताता हूँ। नॉर्मली क्या हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें से क्या निकल रहा होता है? एओर्टा निकल रहा होता है। ठीक है, ये नॉर्मली वॉल्व ओपन हो जाता है और इधर से ब्लड वापस नहीं आता। और ये ब्लड कहाँ पे रहता है? जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स भी कर रहा है तो ये वाला ब्लड कहाँ पे रहेगा? एओर्टा में रहेगा। और इधर प्रेशर आपको तकरीबन 80 मिल जाएगा, जो जिसको हम कहते होते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन जो एओर्टिक रीगर्गिटेशन वाला बंदा है उसमें ये वॉल्व डायस्टोल के दौरान भी खुला हुआ होगा।
डायस्टोल के दौरान भी क्या हुआ होगा, खुला हुआ होगा। तो ये डायस्टोल के दौरान ब्लड वापस कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंटिकल में। तो अब देखो इधर फ्लूइड जो है वो कम हो गया, इधर क्या हुआ है कि फ्लूइड आपके पास कम हो गया, मींस के इधर मैं फॉर एग्जांपल रबड़ से रेज कर देता हूँ कि इधर फ्लूइड अब कम हो गया, तो इधर प्रेशर भी जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। मींस के नॉर्मली इधर प्रेशर था 80, इधर तक तकरीबन 80 प्रेशर था, अब इधर प्रेशर हो जाएगा जनाब तकरीबन 50 तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं है। इट मींस कि इस बंदे में आपको जो ऊपर वाला सिस्टोलिक बीपी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120, जबकि जो डायस्टोलिक बीपी है वो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि, और इसी को हम क्या कहते होते थे जब हम सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी निकालते होते थे, तो जो जवाब आता होता था उसको हम क्या कहते थे, पल्स प्रेशर। इट मींस के इस बंदे में पल्स प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। समझ लगी कि नहीं लगी। तो ये इस बंदे में क्या होगा जनाब, आपके पास पल्स प्रेशर इंक्रीज्ड मिल जाएगा। तो यही नो ट्रू आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज वो हमने उस चीज को देख लिया, लॉस ऑफ डायक्रोटिक नोच वो भी हमने उस चीज को देख लिया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा था वो भी हमने देख लिया, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा था वो भी हमने देख लिया। और देखो लार्ज पल्स प्रेशर था वो चीज भी हमने देख ली। देखो ऊपर वाला बीपी इस बंदे का कितना है जनाब, 120 है, जबकि नीचे वाला बीपी कितना है, 50 है। तो 120 में से तो आपको पता चल गया कि नॉर्मली आपका पल्स प्रेशर 40 होता है, लेकिन इस बंदे में कितना हुआ पड़ा है, 70 हुआ पड़ा है। डन हो गया। और हमने ये जो ग्राफ था उसको कैसे देखा कि इसमें इस बंदे में प्रीलोड बढ़ा हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है ये इधर मूव कर जाएगा। इट मींस कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसमें बढ़ा हुआ है, तो आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम लूप इस तरह का मिल जाएगा। नॉर्मली किस तरह का होता है, ये इस कंडीशन में होता है। अब आगे चलते हैं। आगे आ गया जनाब माइट्रल स्टीनोसिस। माइट्रल स्टीनोसिस का क्या मतलब है, जो माइट्रल वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व कहाँ होता था, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंटिकल के दरमियान में जो वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइट्रल वॉल्व कहते हैं। अब देखो माइट्रल वॉल्व की स्टीनोसिस मींस के ये वॉल्व क्या कर रहा है, प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा, प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा, तो प्रॉपर ब्लड आ सकेगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल में। लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंटिकल में ब्लड नहीं आ सकेगा तो ब्लड कहाँ पे पूल करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पूल करेगा तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मींस के इस बंदे में डायास्टोल के दौरान, इस बंदे में डायास्टोल के दौरान लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होगा देन लेफ्ट वेंटिकुलर प्रेशर। नॉर्मली क्या होता है कि डायस्टोल के दौरान लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर इक्वलाइज कर जाते हैं। समझो दोबारा इस चीज को मैं समझाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंटिकल, डायस्टोल हो रही है, ये वाला लेफ्ट वेंटिकल आपका क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। इधर से वॉल्व ओपन होता है और ये इधर जो ब्लड होता है वो सारा कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट वेंटिकल में। जब तक इनमें प्रेशर का डिफरेंस होता है, देन क्या है कि जब इनका प्रेशर बराबर हो जाता है, बराबर तकरीबन इसका भी 10 हो जाता है, इसका भी 10 हो जाता है, डायस्टोल के दौरान ना इन दोनों का प्रेशर कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो अब इसमें फ्लूइड की कोई खास मूवमेंट नहीं होती। डायस्टोल के दौरान लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर आपको तकरीबन कितना मिलता है, बराबर मिलता है। ओके हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो अब क्या हुआ कि इस बंदे में बल्कि जो लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर है वो शुरू में थोड़ा सा कम होगा, देन जब ब्लड आएगा तो उसमें इन दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा। लेकिन इस बंदे में क्या हुआ है कि ये वाला जो वॉल्व था वही प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ, वो स्टीनोज्ड है, वो स्टीनोज्ड है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो इट मींस कि इस बंदे का डायस्टोल के दौरान लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर काफी ज्यादा होगा देन लेफ्ट वेंटिकल। तो उसी चीज को हम देख लेते हैं कि इस बंदे में क्या है, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये देखो लेफ्ट एट्रिया वाली कौन सी थी, ये वाली लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को ये वाली कर्व डिनोट कर रही थी। तो ये देखो शुरू में कहाँ पे थी, ये आप देख सकते हो, ये शुरू में तकरीबन 10 के करीब थी, ये 10 वाले प्रेशर के करीब। अब कहाँ पे पहुंची पड़ी है, तकरीबन 40 के। इट मींस के इस बंदे में राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ओके हो गया। तो ये देख सकते हो आप, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है मोर देन ये डायस्टोल के दौरान लेफ्ट वेंटिकल का प्रेशर है, और ये ऊपर वाला किसका है, लेफ्ट एट्रिया का। तो डायस्टोल के दौरान लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है देन लेफ्ट वेंटिकल। अब और इसमें क्या होगा, अब देखो इस बंदे में आप लोग खुद सोचो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। अल्लाह दे बंदे इधर से ब्लड आ ही नहीं रहा ना, जब ब्लड आ ही नहीं रहा तो इधर जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उसको हम इधर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को इससे डिनोट कर रहे थे ना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को किससे डिनोट कर रहे थे, इस चीज से डिनोट कर रहे थे। तो ये देखो अब इधर पहुंच गई है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ है,
कम हो गया है। तो यही इसमें आपने ये चीज मस्ट याद रख लेनी है कि आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी आपका क्या है कि थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। जाहिर सी बात है, कम ब्लड आ रहा है तो सिस्टोल के दौरान भी तो कम ही बचेगा ना। एंड देन स्ट्रोक वॉल्यूम भी, जाहिर सी बात है, कम ब्लड आ रहा है तो कम ही बाहर निकलेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो इस ग्राफ में आप लोग ये जो लूप है इसमें कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम को देख सकते हो, तो ये आप देख सकते हो चौड़ाई कम हुई पड़ी है। ठीक हो गया, डन हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा लास्ट वाला माइट्रल रिगर्गिटेशन। माइट्रल रिगर्गिटेशन का क्या मतलब है कि ये जो वॉल्व है प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा। कब क्लोज नहीं हो रहा, कब क्लोज नहीं हो रहा, जब वेंटिकल सिस्टोल कर रहा है। जब लेफ्ट वेंटिकल सिस्टोल होता है तो आपको पता है माइट्रल वाल्व क्या हो जाता होता है, क्लोज हो जाता होता है। लेकिन इस बंदे में माइट्रल वाल्व क्लोज नहीं होगा। इट मींस कि जब लेफ्ट वेंटिकल सिस्टोल करेगा तो कुछ ब्लड एओर्टा में चला जाएगा और कुछ ब्लड कहां पे चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट एट्रियम को अब कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। कम रेजिस्टेंस का क्यों सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको दो पाइप मिल गए फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। तो ये एमसीक्यूज है कि जब माइट्रल रीगर्गिटेशन होती है तो हमारा जो लेफ्ट वेंटिकल है उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, उस पर आफ्टर लोड कम हो जाता है। तो देखो जब आफ्टर लोड कम हुआ था तो ये वाला कोना क्या हुआ था, नीचे आ गया था। तो ये आप देख सकते हो कि ये वाला जो कोना है वो नीचे आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आफ्टर लोड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देन और अब आप लोग मुझे बताओ कि इस बंदे में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, गुड बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो ना वॉल्यूम अब ज्यादा हुआ पड़ा होगा ना, जाहिर सी बात है। इधर फॉर एग्जांपल जो जा रहा है इधर ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, वो भी तो इधर वापस आएगा ना, वो भी वापस आएगा। तो इस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस बंदे में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसे रेजिस्टेंस का क्या करना पड़ रहा है, कम सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ ब्लड ये ऊपर भेज देगा, कुछ नीचे भेज देगा। तो आपको पता है जब आफ्टर लोड कम होता था तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता होता था, रेजिस्टेंस कम होती थी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता होता था। तो ये आप लोग स्ट्रोक वॉल्यूम को कैसे देखते होते थे, तो ये इस चीज को आप लोग ये देख सकते हो कि इसकी काफी ज्यादा ये मोटा हो गया, समझो प्रेशर वॉल्यूम लूप आपका मोटा हो गया। मैंने देखा हुआ है ना कि वो इको करते हैं कि आपके दिल का वॉल लीक है। ठीक है, तो ये देखो ये वॉल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, तो इसको हम अपनी जुबान में कहते होते हैं कि आपका वॉल लीक है। तो जब वॉल लीक होता है तो जाहिर सी बात है अब इधर ब्लड ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे जाएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो आपको ये देखो वी वाली वेव क्या मिल जाएगी, प्रोमिनेंट टॉल वी वेव मिल जाएगी। वी वेव आपको कब मिल रही थी, वेनस एम्पेटाइंग हो रही थी, ऐसे ही है, वेनस एम्पेटाइंग हो रही थी तो उस वक्त आपको क्या मिल रही थी, वी वेव। तो ये कौन सा हमने देखा था, राइट साइड देखी थी। तो सेम आपके पास कर्व जो सेम ग्राफ है ना वही आपके पास आ जाता है इसके लिए भी, लेफ्ट एट्रियम के लिए भी आपके पास सेम आता है। लेकिन इधर वेन्स डिफरेंट है, स्ट्रक्चर्स जस्ट डिफरेंट है। मींस के इधर कौन सी वेन्स होंगी, पल्मोनरी वेन्स होंगी ना। ठीक है, इधर आपकी आ गई जनाब पल्मोनरी वेन्स जो लंग से ब्लड को लेके आ रही होती हैं। देन इसमें आप देखो, आप लोग मुझे बताओ कि इसमें टॉल वी वेव क्यों मिली है। उधर तो मिल रही थी वेनस एम्पेटाइंग जब ज्यादा हो रही थी उस वक्त आपको मतलब टॉल वी वेव मिल सकती है। तो इधर आपको टॉल वी वेव क्यों मिल रही है माइट्रल रीगर्गिटेशन वाले बंदे में, टॉल वी वेव इस वजह से मिल रही है क्योंकि इधर ज्यादा से ज्यादा ब्लड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट वेंटिकल। ब्लड क्या कर रहा है, लीक बैक कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट वेंटिकल इनटू लेफ्ट एट्रियम। तो ये देखो ना जब फीलिंग हो रही होती थी, ये देखो वेन्स की फीलिंग हो रही होती थी तो हमारे पास क्या आती थी, वी वेव। मींस के राइट एट्रियम से ब्लड जब वेन्स में से ब्लड कहाँ पे आ रहा होता था, राइट एट्रियम में। मींस के ये जो हमारी वी वेव है ये किसको शो कर रही है, फीलिंग को शो कर रही है। सिंपल याद रख लो, वी वेव किसको शो कर रही है, फीलिंग को शो कर रही है। अब हम फिलहाल देख रहे हैं किसकी, राइट एट्रियम की फीलिंग को। फीलिंग ज्यादा होगी तो वी वेव बढ़िया आपको मिलेगी, प्रोमिनेंट मिलेगी। अब इस बंदे में देखो लेफ्ट एट्रियम की फीलिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि ब्लड लीक बैक कर रहा है फ्रॉम दिस लीक्ड वॉल्व इनटू योर लेफ्ट एट्रियम। तो जाहिर सी बात है आपको जो वी वाली वेव है वो क्या मिल जाएगी, टोल मिल जाएगी। समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। तो इस बंदे में आपको क्या है कि टोल वी वेव मिल जाएगी। इसी को जस्ट हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं और फिर हम अपना टॉपिक। तो इसमें क्या है कि आपको नो ट्रू आइसोवोल्यूमेट्रिक फेज, नोट बंदे में क्या है कि ये जो माइट्रल वॉल्व है ये सही तरह से काम नहीं कर रहा। तो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम किस चीज को कह रहे थे, जब क्या है कि आपका लेफ्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करता था तो ये दोनों वॉल्व बंद होते थे। लेकिन इस बंदे में क्या है कि जब लेफ्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो
एक वॉल्व तो ओपन है, तो जारी सी बात है इधर से ब्लड लीक बैक कर रहा है, तो इसी वजह से आपको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी। जब आपको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी तो नॉर्मली आपको ये सीधी वेव मिल रही थी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो अब क्या है कि आपको स्लैंटेड मिलेगी। अब क्या है, आपको स्लैंटेड क्या मिलेगी, ये वाली जो दूसरा लाइन थी वो मिल जाएगी स्लैंटेड, बिकॉज देयर इज नो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इन माइट्रल रीगर्गिटेशन। ओके हो गया। तो इस बंदे में क्या है, डिक्रीज हो जाएगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा ज्यादा ब्लड एओर्टा की तरफ भी जा रहा है और आगे लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी जा रहा है, तो सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस। ये देखो उसने इधर लिख दिया। एंड क्या है कि इंक्रीज होगी रिगर्गिटेशन इनटू लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ज्यादा ज्यादा ब्लड जो है ना वो लीक कर रहा है लेफ्ट एट्रियम की तरफ, तो वही उसने लिखा है। अब देखो इंक्रीज होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लेफ्ट एट्रियल वॉल्यूम। वही चीज मैंने आप लोगों को बताई कि जब इधर से ब्लड इधर लेफ्ट एट्रियम में लीक करके दिया गया कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो जाहिर सी बात है जब ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वही ब्लड वापस भी तो आ जाएगा ना, ऐसे ही है कि नहीं है। तो वही इस बंदे में क्या है कि इंक्रीज हो जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लेफ्ट एट्रियम वॉल्यूम। लेफ्ट एट्रियम में क्या है कि वॉल्यूम बढ़ गया था ना क्योंकि इधर ब्लड लीक करके आया था। एंड प्रेशर फ्रॉम रिगर्गिटेशन, और इसकी वजह से क्या है कि इंक्रीज हो जाएगी वेंट्रिकल की फीलिंग, जारी सी बात है इसकी फीलिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देन तो जारी सी बात है हमारे पास प्री लोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इधर जब आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आता था तो उसको हम क्या कहते थे, प्री लोड, या उसको हम कहते होते थे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ये आप देख सकते हो इस चीज को, इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम वो तो हमें पता है कि जब भी प्री लोड बढ़ता था तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता था, तो ये आप इस चीज को देख सकते हो कि इसमें ये काफी ज्यादा क्या हो गया, वाइड हो गया है because of forward flow into systemic circulation plus back flow into left atrium। forward flow means कि ये इधर एओर्टा में जा रहा है ब्लड, और ब्लैक फ्लो का मतलब है कि दोबारा लीक बैक करके जा रहा है ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। तो उसी चीज को उसने कह दिया कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड फ्लो इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये वाली जो सर्कुलेशन है, एंड बैक फ्लो इनटू लेफ्ट एट्रियम, ये जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।